हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उन ट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद मिलेगी। मैं डॉक्टर स्मिता पिछले 2011 से यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी होम साइंस की कोचिंग गोरखपुर से करवाती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए तो हमें सिलेबस देखना होगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, फिर उसमें हमें देखना होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और वो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है जो हम छोड़कर भी आगे चल सकते हैं। बेसिकली 2 प्रश्नों का उत्तर किसी भी बच्चे को मिल जाए, एक प्रश्न की क्या क्या पढ़ लें कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और किसी भी मुश्किल टॉपिक को कैसे पढ़ ले कि वो समझ आ जाए। इन 2 प्रश्नों का उत्तर किसी भी बच्चे को अगर मिल जाएगा तो वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग तो डेली अपने क्लासेस में, ये 6 महीने का कोर्स चलता है, 6 महीने में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरा जहाँ तक विश्लेषण है क्वेश्चन पेपर्स को लेकर, एनालिसिस मैंने बहुत ज़्यादा किया है इन प्रश्न पत्रों का, तो मैं देखती हूँ कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज़रूर पूछा जा रहा है, तो उस तरह से मैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू को बताना शुरू कर देती हूँ। चलिए आज हम फर्स्ट पेपर को देखें। सबसे पहले सिलेबस क्या है। ठीक है, तो यूनिट 1 में देखिए, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति में हम वो देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में कि टीचर को कैसा होना चाहिए। अलग अलग सिचुएशंस दे देता है एग्जामिनर, जिसमें आपको बताना होता है कि इस टीचर को ऐसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए क्लासरूम लेवल पर। ठीक है, कैसे बच्चों को कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, ये सब टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ज़्यादातर जो बच्चे बीएड किए होते हैं उनको ये क्वेश्चन करने में बहुत इजी लगता है, पर जो आप लोग में से जो लोग भी बीएड नहीं भी किए हैं उनको भी ये प्रश्न आपको इजी लगेगा। ये बहुत इजी प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए पहला एक क्वेश्चन हम लोग, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस वीडियो में डाली हूँ। पहला देखिए, द रोल ऑफ ए टीचर इन द सिमुलेशन मॉडल इज दैट ऑफ। ठीक है, ये पूछ रहा है अनुकरण मॉडल में एक शिक्षक की भूमिका क्या की है। मतलब वो पूछ रहा है कि अगर हमें अनुकरण करवाना है, मतलब किसी चीज़ को स्टिमुलेट करवाना है ना, मतलब हमें उसे याद करवाना है बच्चों को, तो हम एज ए टीचर हम क्या कर सकते हैं, तो हम टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट करके समझाइएगा जब आप स्टूडेंट्स को, या आप रियल लाइफ सिचुएशन से एग्जाम्पल्स लेकर जब आप टीचर बनिएगा, तो रियल लाइफ सिचुएशन से जब आप एग्जाम्पल्स लेकर बच्चों को समझाइएगा तो वो ज़्यादा समझ में आने लगता है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर होगा पहला, दैट इज एक्सप्लेनिंग, और या फिर हिंदी में स्पष्ट करना। नेक्स्ट यूनिट देखिए, ये है रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिवृत्ति। इसमें आप देखिएगा कि ज़्यादातर वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि रिसर्च कैसे की जाती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे लिखी जाती है, क्या क्या टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हो, और कुछ स्टैटिस्टिक्स के भी प्रश्न होते हैं। कई बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम स्टैटिस्टिक्स क्यों पूछता है, स्टैटिस्टिक्स बेकार है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहती कि स्टैटिस्टिक्स आपका बेकार है। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ना हम रिसर्च को या किसी भी शोध को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, रिसर्च के थ्रू, रिसर्च जो हम कर रहे हैं, हम सीधे सीधे अपना रिजल्ट लिखने के बजाय हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कि सपोज कोरिलेशन कोफिशिएंट के अनुसार आर का वैल्यू मेरा इतना आया, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों चरों के बीच एक संबंध है। ठीक है, तो ऐसा हम अगर आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तभी हम कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं और इसको हम प्रूव कर सकते हैं।
चलिए आज हम एक रिसर्च का क्वेश्चन भी देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क ऑफ प्लैगरिज्म फॉर द रिसर्चर हु प्लैगराइजेज। ठीक है, ये पूछ रहा है शोधकर्ता हेतु निम्न में से क्या क्या साहित्यिक चौर्य के जोखिम है। तो साहित्यिक चौर्य के जोखिम, जब हम प्लैगरिज्म चेक करते हैं रिसर्च पूरा लिखने के बाद, तो उसमें हमें ये डर होता है कि कहीं ये टॉपिक पहले किसी ने कर लिया होगा तो ये टॉपिक मेरा खत्म हो जाएगा, हम उसे लूज कर देंगे। लूजिंग द ऑब्टेनिंग टाइटल एंड डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक इमेज। ठीक है, प्राप्त शीर्षकों का हाश होता है और लोक छवि का विध्वंस होता है। तो बी एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यूनिट 3 में। यूनिट 3 आपका कॉम्प्रिहेंशन या बोध होता है। A passage of text be given, questions be asked from the passage to be answered। एक गद्यांश दिया जाएगा, इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में दिया रहता है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चंस होते हैं, उन 5 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। अब इस गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैं कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। जैसे आप पहले गद्यांश मत पढ़िए, डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट। ठीक है, पैसेज को पहले मत पढ़िए, पहले पहला क्वेश्चन पढ़िए और आप देखिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर पहले लाइन में या दूसरे लाइन में मिल जाएगा और फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तीसरे, चौथे, 5वें लाइन में मिल जाएगा। उसी तरह से आप तीसरा क्वेश्चन पढ़िए तो उसके लिए आपको छठा, 7वां, 8वां या 9वां लाइन तक हो सकता है मे बी पढ़ना पड़े। तो इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइए और एक पूरे पैसेज को फिर धीरे धीरे करके आप पढ़ते जाइएगा, तो उसमें आपको आंसर मिलता चला जाएगा। आप जब भी पैसेज को पूरा पढ़िएगा तो और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो फिर जैसे ही क्वेश्चन पर आइएगा आप फिर पूरा पैसेज पढ़िएगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ये इससे आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आप देखिए, दैट इज कम्युनिकेशन, जो यूनिट 4 है, संप्रेषण। कम्युनिकेशन में ज़्यादातर वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपके मास मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, मीडिया से रिलेटेड है या न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, जो हम लोग प्रसार शिक्षा में पढ़ते हैं। संचार उससे काफ़ी डिफरेंट होता है, जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन संचार के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मैं बस आपका संचार से फर्स्ट पेपर में डाली हूँ। इसमें देखिए सूची 1, सूची 2 टाइप का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है हु, मतलब कौन बोल रहा है। तो कौन जो है वो हमेशा संचारक जो बोलता है, कम्युनिकेटर इज द हु। ठीक है, सेज व्हाट, क्या कहता है, तो संदेश होगा, जो मैसेज होगा वही वो कह रहा है। इन विच चैनल, ये हमारा मीडियम या माध्यम होगा। जैसे इस वक्त हमारा माध्यम हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारा ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है, मेरे और आपके बीच जो बातचीत हो रहा है, या ये कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है जिस पर आप मेरा वीडियो देख रही हैं। तो ये जो है ये दीज आर ऑल चैनल्स। ठीक है, माध्यम जिससे हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। टू होम, ठीक है, किसके लिए, तो किससे मतलब मैं इस वक्त आप बच्चों से बात कर रही हूँ, तो ये है आप क्या होंगे, दैट इज प्राप्त करता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए का 2, ए का 2 देखिए यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन में, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ये दिस इज द राइट आंसर, थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट देखें तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। आप इसमें देखिएगा ये ज़्यादातर ये टॉपिक बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। जब आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दीजिए या मेडिकल का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, या फिर आप बीएड का एग्ज़ाम दीजिए, पुलिस लाइन का एग्ज़ाम दीजिए, या आप यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आप दे लीजिए जिसमें रीजनिंग पूछा जा रहा है, और ये उसी टाइप का रीजनिंग होता है। इवन बैंकिंग का एग्ज़ाम दे दीजिए, तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो ये बहुत टफ पूछा जाता है, पर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये बहुत टफ नहीं होता। ये आप देखिए, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है,
ये नंबर सीरीज है, ये नंबर सीरीज है, ठीक है। संख्या श्रेणी, इसमें आप देखिए ये एक श्रेणी दिया हुआ है संख्याओं की, और इसमें एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये क्या होगा बस ये पूछ रहा है। तो इसको मैं सॉल्व की हूँ। आप देखिए 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, इसमें जब हम 2 घटा देंगे तो हमें 12 मिलेगा, तो ये 12 हमारा दूसरा नंबर है। 12 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिलेगा, -4, तो ये हमारा 32 हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा नंबर है। 32 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो ये 128 आएगा, इसमें हम 6 घटा देंगे तो 122 मिलेगा। इसी तरह हम पहले देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर 4 से मल्टीप्लाई किए, अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हमें जो वैल्यू मिलेगा उसमें हम 8 घटा देंगे, क्योंकि पहले हम 2 घटाए हैं, फिर हम 4 माइनस किए हैं, फिर हम 6 माइनस किए हैं, फिर हम 8 माइनस किए हैं, तो इस तरह से हमारा 602 हमें वैल्यू मिला। अब इस 602 को भी 6 से मल्टीप्लाई करके और 10 घटा कर देख लीजिए क्या हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। मतलब इस क्वेश्चन में 602 इज द राइट आंसर, पहला क्वेश्चन ऑप्शन इज राइट आंसर है। नेक्स्ट यूनिट को हम देखें तो दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादातर आपको तर्क देता है, बहुत तरह के तर्क होते हैं। इसमें स्क्वायर्स ऑफ अपोजिशन पूछ रहा है, इसमें आपको फैलासिस पूछ रहा है, ठीक है, बहुत तरह की चीज़ें पूछ रहा है, जिसको एक्सप्लेन के लिए करने के लिए मुझे एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको ये लॉजिकल रीजनिंग को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा फिर हमारा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा तक लड़कियाँ भागती है, क्योंकि ये मैथ्स है, लेकिन यकीन मानिए ये मैथ्स आपका क्लास 8 तक का ही मैथ्स पूछ रहा है, और हम 8वीं कक्षा पास करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादातर आपको औसत, प्रतिशत, ठीक है, यही 2 चैप्टर अगर किसी भी बच्चा जो क्लास 8वीं में पढ़ रहा है आपके आसपास हो या आपके परिवार में हो, तो उसके मैथ्स की किताब को लेकर ये 2 चैप्टर सॉल्व कर लीजिए, औसत और प्रतिशत, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व होने लग जाएंगे। चलिए एक मैं इसमें एग्जाम्पल दी हूँ, ये पिछले साल के क्वेश्चंस है, ये जितने क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक टेबल है, इसमें फाइंड आउट द एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ आइटम बॉट एंड आइटम सोल्ड फॉर क्वार्टर 1। तिमाही 1 के क्रय की गई और विक्रय की गई वस्तुओं के अंतर के औसत का पता लगाइए, ठीक है। तो औसत जो है वो हमारा एक फॉर्मूला है, वो होता है योग अपॉन संख्या, ठीक है, सम अपॉन नंबर्स। तो हम बस बॉट मतलब क्रय की गई जो संख्याएं हैं उनको हमने जोड़ दी है, ये 1495 आ रहा है, और जो सोल्ड संख्या है ना, मतलब विक्रय जो पार्ट है उसको भी हमने यहाँ जोड़ दिया है, और इसको 5 से, क्यों, क्योंकि ये 5 है, आप गिन लीजिए 5 आंकड़े होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 जितने भी आंकड़े होते हैं ना उसी को हम नंबर्स या संख्या कहते हैं, उसी से हम डिवाइड कर दिए हैं, और ये देखिए ये हमको वैल्यू मिल गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसके बीच का अंतर बताइए, तो मैं बस इसका अंतर निकाली हूँ, एंड 82 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट 8 की बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको इस पर कंप्यूटर्स पर क्वेश्चंस होते हैं। कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर्स में कैसे काम होता है, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर से हम बहुत सारा काम करते हैं ना, जैसे कि टिकट काटना हो गया, या अभी देखिए हम आप बात कर रहे हैं, मैं इस डेस्कटॉप पर ही ये वीडियो बना रही हूँ, और ये कंप्यूटर है, ठीक है। इस पर हम अभी हम आप सब एग्ज़ाम देने जाइएगा, कंप्यूटर पर ही एग्ज़ाम्स होगा, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको पूछ रहा है। चलिए इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग एसेस आइटम ऑफ स्टोरेज और मेमोरी डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मेमोरी उपकरणों के बढ़ते एक्सेस आइटम का सही क्रम है, तो सबसे ये बढ़ते सीक्वेंस मतलब कम से अधिक की हो जाना है, तो सबसे कम है दैट इज रजिस्टर्स, ठीक है। ई एक ही ऑप्शन है, देखिए पहला, उसके बाद सी होगा मतलब कैश मेमोरी, उसके बाद बी होगा रैम, उसके बाद डी होगा हार्ड डिस्क, और तब होगा
मैग्नेटिक टेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। ये ज़्यादातर आपका करंट अफेयर होता है, जो भी वातावरण में चल रहा है अभी इस वक्त, वही आपको एग्जाम में पूछ रहा है। जैसे आप देखिए अभी अमेरिका और ईरान का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर यूरेनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ईरान के पास यूरेनियम का भंडार था और इसी वजह से अमेरिका ने उस पर जो भी हमला किया। ठीक है, तो मैं एक यूरेनियम पर क्वेश्चन बस लेकर आई हूँ आपको सैम्पल क्वेश्चन के तहत। इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ फॉसिल यूरेनियम इन नेचुरल यूरेनियम इज नोन एज, प्राकृतिक यूरेनियम में विखंडनीय यूरेनियम के अनुपात का वर्धमानीकरण निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो वो है हमारा इनरिचमेंट या समृद्धि। जब आप लोग मेरी क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं इस पर भी, करेंट अफेयर्स पर भी बहुत सारा चीज़ बताऊंगी। मुझे याद है जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो आपके अर्थक्वेक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। चलिए आखिरी यूनिट पढ़ते हैं, दैट इज यूनिट 10। ये हायर एजुकेशन सिस्टम या उच्च शिक्षा प्रणाली पर इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये यूजीसी अपने बारे में या कॉलेजेस कैसे चलते हैं, ठीक है, ये उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन की बात है। चलिए इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स द एजुकेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम एट द ग्लोबल लेवल? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्तर पर सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय करता है? तो वो है आपका यूनेस्को। ठीक है, तो ये 10 यूनिट है और 10 यूनिट में से 2 मार्क्स मतलब 5 ईच में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से 5 into 10 50 क्वेश्चन हो गए पेपर 1 से, और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। तो इस तरह से हमारा 100 नंबर का फर्स्ट पेपर आता है। चलिए हम पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 पूरा का पूरा गृह विज्ञान होम साइंस सब्जेक्ट है, जो आप लोग अपने यूजी पीजी लेवल पर पढ़ते हैं, चाहे वो आपने बीए किया है, बीएससी किया है, या एमए किया है, एमएससी किया है, वो सब कुछ पूछा जा रहा है। हम 5 भागों में गृह विज्ञान को, है ना, डिपार्टमेंट को बांटते हैं। पहला 2 यूनिट यूजीसी न्यूट्रिशन रखा है, दूसरा नेक्स्ट 2 यूनिट मतलब यूनिट 3 and 4 इज टेक्सटाइल, यूनिट 5 and 6 इज मैनेजमेंट, यूनिट 7 and 8 इज चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड यूनिट 9 and 10 इज एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, मतलब यूनिट 1 और 2 जो इकाई 1 और 2 है वो हमारा खाद्य पोषण है, इकाई 2 और 3 और 4 हमारा टेक्सटाइल है, इकाई 5 और 6 हमारा मैनेजमेंट है। ठीक है, गृह प्रबंध, और यूनिट 7 मतलब इकाई 7 और 8 हमारा बाल विकास है, और यूनिट 9 और 10 हमारा प्रसार शिक्षा है। ठीक है, तो चलिए कुछ इससे आगे पढ़ते हैं, वो ये कि किस तरह के क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन टाइप को समझिएगा तो एक तो आपका वहाँ एग्ज़ाम में टाइम सेव होगा। जो कोई भी पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहा है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि कितने प्रकार का क्वेश्चन यूजीसी पूछता है। एक देखिए पहला है दैट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन प्रकार को आप देखिए। ये पहला है कि हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, द फीमेल सेक्स हार्मोन इज, महिला लिंग हार्मोन क्या है? ठीक है, तो 2 हार्मोन है महिला लिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसमें एस्ट्रोजन ही ऑप्शन दिया है, तो यही आंसर होगा। पर मैं यहाँ पर आपको प्रश्नों के प्रकार पर बात कर रही हूँ। ये है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा है मल्टीपल चॉइस आंसर, मतलब 1 2 सही है, 2 3 सही है, या कई बार 3 4 5 सही है टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। तो इस यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिफिशियंसी डिजीज, निम्न में से कौन सा पोषण अभाव रोग नहीं है? तो वो है हमारा डिस्लिपिडीमिया और एनेरोक्सिया नर्वोसा, है ना, मतलब बी एंड ई। तो बी एंड ई हमारे तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरे को हम क्लिक करेंगे।
डिस्लिपिडीमिया किसको कहते हैं? जब खून में, ब्लड में लिपिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम उस कंडीशन को डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। और एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? जब हम ज़रूरत जितना है हमें खाने की, उससे हम बहुत कम खाते हैं, तो उस कंडीशन को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। जबकि ज़ेरोप्थेल्मिया और केराटोमलेशिया विटामिन ए डिफिशिएंसी से होता है, और ऑस्टियोमलेशिया हमारा विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं तो ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन होता है, अभिकथन कारण टाइप का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार मैंने बच्चों ने मुझसे डिमांड किया है कि मैम केवल अभिकथन कारण टाइप का टेस्ट ले लीजिए, तो मैं केवल अभिकथन कारण टाइप का ही टेस्ट, जो हम टेस्ट लेते हैं, आप लोगों को जब आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो एवरी सैटरडे मैं आप लोगों को टेस्ट भेजती हूँ, और जो कुछ भी हम लोगों ने हफ्ते में पढ़ा है तो उस टेस्ट के बेसिस पर फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैं बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ भेजती रहती हूँ। और ये देखिए, ये अभिकथन है, प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डॉल विधि उपयोग में ली जाती है। माइक्रोजेल्डॉल मेथड इज़ यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल सही है, प्रोटीन के विश्लेषण के लिए हम माइक्रोजेल्डॉल विधि ही उपयोग करते हैं। कारण देखिए, सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। परसेंटेज ऑफ सल्फर इज मेजर्ड टू कैलकुलेट प्रोटीन कंटेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन के मापन के लिए हम नाइट्रोजन का प्रतिशत का मापन करते हैं, तो इसीलिए ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। इसका भी तीसरा आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको ये मिलता रहे। मैं डेली एक वीडियो डालती हूँ, और मैं पूरा का पूरा सिलेबस, ठीक है, गृह विज्ञान का सिलेबस का वीडियोस बनाने जा रही हूँ। अभी मैं टेक्सटाइल का वीडियोस बना रही हूँ, तो आप उन्हें देखिए और प्लीज़ फीडबैक भी दीजिए, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, ये आपको क्रम से व्यवस्थित करो करके क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आप देखिए, न्यूट्रिशन और टेक्सटाइल में स्पेशली आपको प्रैक्टिकली, आप लोगों ने अगर ज़्यादा कॉलेजेस में कुछ किया है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा इजी होगा। जैसे न्यूट्रिशन में चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस पूछा है, या टेक्सटाइल में आस्तीन जोड़ने की प्रक्रिया को पूछा है। यहाँ पर मैं आपको जो कम्युनिकेशन का क्रम है, ठीक है, संचार का एक प्रश्न लेकर आई हूँ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। ध्यान से सुनने की क्रियाओं को सही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, ये आप देखिए, आप अगर मेरे वीडियोस ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप देखिए, पहला हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम 3 के बाद 1 समझना, समझने के बाद याद रखेंगे, और याद रखने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, फीडबैक दीजिएगा आप लोग मुझे, और फिर मैं उसका मूल्यांकन करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड इवेलुएटिंग। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिस्ट 1 में कुछ लिखा होता है, लिस्ट 2 में कुछ लिखा होता है, और हमको जैसे बच्चे जब थे हम स्कूलों में तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सॉल्व किया करते थे साइंस के सब्जेक्ट में, है ना। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आप देखिए, यहाँ पर ये एक सिंबल दिया, कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। ये टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। इस सिंबल का मतलब होता है धोना। एक बाल्टी बना
हुआ है उसमें पानी है, ठीक है। तो ये मैच करेगा आपका हल्की धुलाई से। ए का 4, तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है। बी का 1 होगा, ठीक है। ये केवल नॉन क्लोरीन ब्लीच, ब्लीच का सिंबल हम ट्रायंगुलर शेप देते हैं जब हम ब्लीच का सिंबल देते हैं। सी का 2 होगा, टम्बल ड्राई परमानेंट प्रेस, ठीक है। और डी का 3 होगा, व्यावसायिक रूप से ड्राई क्लीन, ठीक है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को देखिए तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 100 नंबर का होता है क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, ठीक है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर आता है। टोटल आपका 150 क्वेश्चन होता है जो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। ज़्यादातर कट ऑफ 60 to 70 के बीच रहता है। अब तक मेरा जितना एक्सपीरियंस है, इजी पेपर आया तो कट ऑफ नीचे हो जाता है, थोड़ा सा टफ पेपर क्वेश्चन पूछा गया तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो मैं उन दोनों के बीच 65% एक कट ऑफ ली हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 65% मतलब कितना नंबर हमें चाहिए इस 300 में? 195 नंबर चाहिए यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। कई बार बच्चों को जब मैं 195 मार्क्स बोलती हूँ तो उन्हें बहुत ज़्यादा लगता है, मैम इतना ज़्यादा कैसे लाएंगे। मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि कोई भी मुश्किल चीज़ों को तोड़ तोड़ कर देखिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं, इन 5 विषयों को हम तोड़ते हैं। जैसे न्यूट्रिशन का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज उसमें देखिए आपका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप किस विषय में बहुत अच्छी हैं और किस विषय में थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है। तो आपके अपने कमज़ोर पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए हम इसको तोड़ तोड़ कर देखते हैं। सपोज़ न्यूट्रिशन ज़्यादातर बच्चों का अच्छा होता है ना, 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सपोज़ उसमें हम 18 सही किए, ठीक है। 25 में हम 18 सही किए, मतलब 7 अभी भी हम गलत करके आ रहे हैं, हमें नंबर कितना मिलेगा? 36, ठीक है। टेक्सटाइल ज़्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है, तो 25 प्रश्नों में हम चलिए 15 ही प्रश्न ही किए तो हमें नंबर मिला 30। मैनेजमेंट बच्चों को ईजी लगता है, चलिए 100 लगता है, तो इसमें भी मैंने 18 रखा है। ज़्यादातर बच्चे जो आंसर करते हैं उसी के बेसिस पर मैं ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पर ये करेक्ट क्वेश्चंस लिख रही हूँ। हर बच्चे का ये अलग अलग होगा, आप अपना विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी हमें 36 नंबर मिला। बाल विकास में सपोज हमें 25 में से 17 हमारा सही हुआ तो हमें 34 मार्क्स मिला, और एक्सटेंशन एजुकेशन में सपोज हमें 25 में 16 सही हुआ तो 32 मार्क्स मिला। और पेपर 1 में 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, तो इसमें सपोज हमारा 20 ही सही हुआ तो ये हमें 40 नंबर मिला। और इन नंबरों को अगर आप जोड़ लीजिएगा, जो यहाँ पर मैं जोड़ी हूँ, देखिए 208 नंबर हो जाते हैं जो इस नंबर से अधिक हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा विषय कमज़ोर है और कौन सा विषय आपका स्ट्रेंथ है, मतलब आप उसमें बेहतर कर सकती हैं, और कौन से विषय में आप कमज़ोर है तो अपने कमज़ोरियों पर काम करना ही पड़ेगा, तभी आप ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हैं, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ किताबों को भी लेकर आई हूँ जो किताब मैंने पढ़े हैं और वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। जैसे ये गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा वृंदा सिंह द्वारा लिखी गई किताब है, बहुत अच्छी किताब है। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान निर्माण, ये भी वृंदा सिंह की किताब है। मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, ये भी वृंदा सिंह की किताब है। और प्रसार शिक्षा, ये भी वृंदा सिंह की किताब है। तो ये 4 वृंदा सिंह की किताबें बहुत अच्छी हैं, इसको आप पढ़ सकती हैं। जो आहार विज्ञान और सुरक्षा एवं पोषण है, ये पुनीता शेट्टी की एक किताब है जो बहुत 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 अच्छी है। ये आपको इंग्लिश में जो श्री लक्ष्मी की जो किताब है उसका ट्रांसलेशन है हिंदी में, इसको आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और एक ये वस्त्र विज्ञान एवं परिधान की किताब है, ठीक है। जो इंग्लिश के बच्चे हैं, इंग्लिश के बच्चों के लिए आप देखिए, ये आपका
चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस की किताब है। ये सारी किताबें आपको इंटरनेट पर गूगल पर मिल जाएंगी। ये आपको फाइबर टू फैब्रिक किताब है जो ज़्यादातर कॉलेजेस में टेक्सटाइल इसी सब्जेक्ट से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन है जो वी.के. दुबे और इंदिरा बिश्नोई ने लिख रखे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी किताब है। नेक्स्ट आपका होम मैनेजमेंट का किताब है और ये दोनों किताब आपका श्री लक्ष्मी द्वारा लिखा गया किताब है। तो ये इंग्लिश के बच्चों के लिए कुछ किताब है जो आप पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा एंड थैंक यू।